हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 37वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। तो आज का आपका टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, अर्थात मेटल कार्बोनिल्स के गुण। आज हम बेटा मेटल कार्बोनिलों के गुण पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज, हमने आपको मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं, मेटल कार्बोनिल्स का वर्गीकरण क्या से होता है, कितने प्रकार के मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, फिर हमने मेटल कार्बोनिल्स किस तरह से बनाए जाते हैं, 4 प्रकार से हमने बनाना सीख लिया। आज हम अपने इस लेक्चर में मेटल कार्बोनिल्स के कुछ सामान्य गुण पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कार्बोनिल्स देख लेते हैं, अर्थात मेटल कार्बोनिल्स के कुछ सामान्य गुण। तो बेटा कुछ अपवाद, पहला गुण देखिए आप, पहले गुण में बताया हमने भौतिक गुण में कुछ जनरल, कुछ सामान्य, जैसे निकिल टेट्रा कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल, रूथेनियम पेंटा कार्बोनिल, ओस्मियम पेंटा कार्बोनिल। यही केवल आपके पास 4 एग्जाम्पल मेटल कार्बोनिल्स के ऐसे हैं जो कि सामान्य ताप पर लिक्विड स्टेट में रहते हैं। अदरवाइज अन्यथा सभी मेटल कार्बोनिल्स जो होते हैं वो बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। पहला गुण आपको पता चल गया, सभी मेटल कार्बोनिल्स क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, सिवाय किसके, सिवाय निकल टेट्रा कार्बोनिल, आयरन टेट्रा कार्बोनिल, रूथेनियम पेंटा कार्बोनिल और ओस्मियम पेंटा कार्बोनिल के। अर्थात 4 ही कार्बोनिल हमें ऐसे मिले जो क्या है, लिक्विड हैं, बाकी सभी नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। लेकिन सॉलिड इतने कठोर सॉलिड नहीं होते, ये बात अलग है, लेकिन होते सॉलिड है। ठीक है, तो यह बात हमने लिख दिया है बेटा पहला में, एक्सेप्ट NiCO का होल 4, FeCO का होल 5, RuCO का होल 5 एंड OSCO का होल 5, ऑल कार्बोनिल्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसका मतलब समझे आप, इन्हें छोड़कर बेटा, इन्हें छोड़कर, एक्सेप्ट सिवाय, ऑल कार्बोनिल्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, सभी कार्बोनिल्स क्या होते हैं बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। जबकि इन कार्बोनिल्स की बात करें तो बेटा ये क्या होते हैं, लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, अर्थात साधारण ताप पर ये द्रव होते हैं, बाकी सभी ठोस होंगे, क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं बेटा हम, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी है बेटा, अब बताइए आप, हमने ये बताया कि ये सभी क्या होते हैं, कम कठोर होते हैं। कम कठोर होते हैं इसका मतलब तो ये हुआ बच्चों, इन्हें आसानी से कम ताप पर पिघलाया जा सकता है, कम ताप पर पिघलाया जा सकता है, मतलब मेल्ट किया जा सकता है। तो यही लिखा हमने दूसरा पॉइंट, दे मेल्ट और डिकम्पोज, अर्थात ये पिघल जाते हैं या अपघटित हो जाते हैं एट लो टेम्परेचर, अर्थात कम ताप पर भी ये पिघल जाते हैं या डिकम्पोज, अपघटित हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो दे मेल्ट और डिकम्पोज एट लो टेम्परेचर। दूसरा गुण हमने देख लिया फिजिकल। तीसरा गुण देखें, जितने भी बेटा मेटल कार्बोनिल्स हैं, जितने भी मेटल कार्बोनिल्स हैं बच्चों, वो सभी टिपिकल कोवेलेंट होते हैं, टिपिकल कोवेलेंट होते हैं। सभी मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं बच्चों, टिपिकल कोवेलेंट होते हैं, टिपिकल कोवेलेंट। अब सोचिए, जब टिपिकल कोवेलेंट हैं तो कोवेलेंट का मतलब क्या हो गया, कोवेलेंट का मतलब होता है बेटा चार्ज सेपरेशन नहीं, आयनिक नहीं है ये कोवेलेंट है। आयनिक उन्हें कहते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होता, बॉन्ड पोलर होता। तो यहां पे बॉन्ड इनका बहुत कम पोलर होगा, या कैसे ट्रीट कर सकते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा इनका बॉन्ड।
जब नॉन पोलर बॉन्ड ट्रीट किया जा रहा है तो सोचिए इन्हें अगर घोले हम तो कैसे सॉल्वेंट में घुलेंगे, पोलर या नॉन पोलर में, तो नॉन पोलर में घुलेंगे। तो हमने तीसरा पॉइंट बताया बेटा, दीज आर या दे आर टिपिकल कोवेलेंट कंपाउंड। टिपिकल कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं इसी वजह से बेटा, जब कोवेलेंट है इसी कारण दे आर सोलेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये कैसे सॉल्वेंट्स में घुलते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में घुलते हैं। अब देखिए आप, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही क्या होंगे, ये सोलेबल हो जाएंगे, पोलर में नहीं, क्योंकि ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं इसलिए। अच्छा अगला बेटा, हमने अगला प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है, जितने भी बेटा मेटल कार्बोनिल्स हैं, सोचिए सभी मेटल कार्बोनिल्स, हमने क्या बताया था, हमने बताया था सभी मेटल कार्बोनिल्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। मैंने एक बात बताई थी, हमने ये बात बताई थी शुरू में ही बेटा, हमने ये कहा था अप टू 99.99% मेटल कार्बोनिल्स फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इसका मतलब तो जनरली सभी मेटल कार्बोनिल्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। अर्थात 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये है बेटा कि मेटल कार्बोनिल्स में मेटल की सेंट्रल जो मेटल होती है उस मेटल की बैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो उसे कहते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, तो बेटा सभी मेटल कार्बोनिल्स की वैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ 18 एक इवन नंबर है, और नंबर नहीं, इवन नंबर है, सम संख्या है। इसका मतलब सभी मेटल कार्बोनिल्स डायमैग्नेटिक होते होंगे, सभी मेटल कार्बोनिल्स डायमैग्नेटिक होते होंगे। तो वास्तव में सभी मेटल कार्बोनिल्स डायमैग्नेटिक होते हैं सिवाय वेनेडियम CO का होल 6। वेनेडियम के मेटल कार्बोनिल्स को छोड़कर सभी मेटल कार्बोनिल्स जो भी देखे गए बेटा सभी डायमैग्नेटिक हैं। तो हमने ये लिखा है एक्सेप्ट वेनेडियम CO का होल 6 ऑल कार्बोनिल्स आर डायमैग्नेटिक, यानी कि वेनेडियम CO का होल 6 को छोड़कर सभी कार्बोनिल्स क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। तो हम पूछे ये क्या होगा फिर, वेनेडियम हेक्साकार्बोनिल, ये होता है पैरामैग्नेटिक। क्या होता है ये, पैरामैग्नेटिक। इसकी वैलेंस सेल में 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, शायद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और फिर लास्ट में जो हमने यहां बात बताई है वो लिख दिया, क्यों, क्योंकि जनरली ऑल मेटल कार्बोनिल्स फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। सभी मेटल कार्बोनिल्स 18 इलेक्ट्रॉन नियम को पालन करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करते हैं। हो गया। तो बेटा ये कुछ हमने मेटल कार्बोनिल्स की जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी। पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा बेटा कि केवल चार मेटल कार्बोनिल्स, कौन कौन से, मेरे साथ याद करो, निकल टेट्रा कार्बोनिल यानी कि NiCO का होल 4, आयरन पेंटा कार्बोनिल यानी कि FeCO का होल 5, तीसरा रूथेनियम CO का होल 5, RuCO का होल 5, रूथेनियम पेंटा कार्बोनिल, चौथा था ओस्मियम OsCO का होल 5, ओस्मियम CO का होल 5 यानी कि ओस्मियम पेंटा कार्बोनिल। सिवाय इन 4 कार्बोनिलों के सभी कार्बोनिल क्रिस्टल ये ठोस होते हैं। तो बात करें इन 4 की कि ये 4 कैसे होते हैं, तो यह 4 बेटा ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होते हैं या लिक्विड होते हैं। दूसरा पॉइंट बताया था बेटा, जब हमने लेकिन ये बताया ये हार्ड नहीं होते ज्यादा, इसका मतलब दे मेल्ट एट वेरी लो टेम्परेचर, अर्थात ये कम ताप पर पिघल जाते हैं या डिकम्पोज हो जाते हैं। तीसरा बताया बेटा मेटल कार्बोनिल्स जितने भी हैं सभी क्या है, टिपिकल कोवेलेंट नेचर के होते हैं या टिपिकल कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं।
अब जब टिपिकल कोवेलेंट कंपाउंड है तो अगला कैरेक्टर हमने इसी से जोड़ दिया, क्योंकि कोवेलेंट है इसका मतलब बॉन्ड नॉन पोलर कैरेक्टर का है, नॉन पोलर कैरेक्टर का है इसका मतलब तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होगा, सोलेबल होगा। तो हमने लिखा है अगला, दे आर सोलेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, अर्थात ये नॉन पोलर अध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं। फिर हमने कहा बेटा ये सभी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं सिवाय वेनेडियम सिलिकॉन 6 के। अब जब 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं इसका मतलब बैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 18 इलेक्ट्रॉन तो क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो सभी ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और सभी में जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डायमैग्नेटिक कहलाता है। इसका मतलब दुनिया के सभी मेटल कार्बोनिल्स डायमैग्नेटिक कैरेक्टर होते हैं सिवाय वेनेडियम सिलिकॉन 6 के। यही बात लिखी है, एक्सेप्ट वेनेडियम सिलिकॉन 6 ऑल कार्बोनिल्स आर डायमैग्नेटिक। तो वेनेडियम सिलिकॉन 6 क्या कैसे मैग्नेटिक कैरेक्टर का होगा, तो ये होगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये हमने आपको जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज याद करवा दी है। ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं बेटा कुछ जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा मेटल कार्बोनिल्स बहुत सारी केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, जैसे बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और बहुत सारी। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन 2 के एग्जांपल देख लेंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिया है, लिखना आप, मेटल कार्बोनिल्स शो ए वैरायटी ऑफ रिएक्शंस, मेटल कार्बोनिल्स शो ए वैरायटी ऑफ रिएक्शंस, अर्थात मेटल कार्बोनिल्स बहुत सारी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, metal carbonyls show a variety of reactions. Some important reactions shown by these compounds are given below. मतलब ये हुआ बेटा मेटल कार्बोनिल्स gives a variety of chemical reactions. Some ठीक है बेटा, मेटल कार्बोनेट्स बहुत सारी केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, कुछ निम्न प्रकार है, कुछ इस तरह से हमने दे दिए। पहली है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। पहली रिएक्शन डालो जरा बेटा, पहली हेडिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, अर्थात प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। तो बेटा जी कुछ मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज द्वारा क्या होते हैं बेटा, द्वारा कुछ मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज द्वारा अपने सीओ लिगेंड को रिप्लेस कर लेती हैं। या हम कह सकते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स के सीओ लिगेंड को रिप्लेस कर देती हैं या सब्स्टिट्यूट कर देती हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज हो।
अब इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज जितने भी लिगेंड है सब इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज है। अब इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज भी मतलब स्ट्रॉन्ग वाले, सही वाले, जिनमें इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा अधिकता है। ठीक है, तो यहां पे हमने दिखाया, देखो बेटा, आयरन पेंटा कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल ये है। चलो रिएक्शन यहां दिखा देते हैं, हाथों हाथ दिखेगी। ये एक मोनोकार्बोनिल कंपाउंड है, आयरन पेंटा कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल। यदि हम इसकी रिएक्शन R3P फास्फोरस, इसके पास एक लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज कहलाएगी, ठीक है। इसके साथ रिएक्ट कराएं तो हम क्या होगा, तो ये बनेगा R3P, रिप्लेस कर देगा एक CO को, एक CO रिप्लेस हो गया, CO का होल पोर्ट, यहां से क्या कर दिया, एक CO रिप्लेस कर दिया इसने, और ये बना लिया। फिर बेटा हम और भी अगर रिप्लेस करवाना चाहें तो एक R3P और दिया हमने, वो एक CO को और रिप्लेस कर देगा और क्या बना देगा, R3P का होल ट्वाइस बन जाएगा, दो लिगेंड हो गए, FeCO का होल कितना, 3। बेटा याद रखने वाली बात है, मेमोराइजेबल थिंग इज दैट, क्या कि मेटल कार्बोनिल में कोई भी कंपाउंड यदि बनेगा, रिएक्शन कहीं भी कैसे भी हो, तो प्रोडक्ट सदैव 18 इलेक्ट्रॉन वाला होना चाहिए। यहां पे भी हमने 18 इलेक्ट्रॉन रखे हैं, यहां पे भी हमने 18 इलेक्ट्रॉन रखे हैं। अब 18 इलेक्ट्रॉन कैसे गिने, देखो बेटा, इसमें सबसे पहले 18 इलेक्ट्रॉन गिन के दिखाऊं। आयरन होता है Fe26, इसका 3d6 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है इसकी, तो इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं जाएगा, तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसकी वैलेंस शेल के 8, ठीक। की वैलेंस शेल में आयरन की 8 इलेक्ट्रॉन है। अब एक CO कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2, तो 5 कितने करेंगे, एक CO कितने करता है बेटा, एक CO करता है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक CO, तो 5 CO है तो 5 कितने करेंगे, 10, तो 8 और 10 कितने हो गए बेटा, 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन, ये R3P देगा 2, 4 ये देंगे 8, और ये 8 इसके, 8 8 16 और 2 18। यहाँ पे देखो ये 2 है तो 4 देंगे, Fe 8 और 3 दूनी 6, 4 6 10 10 8 18, तो यहाँ पे भी 18। तो बेटा प्रोडक्ट कुछ भी बने 18 इलेक्ट्रॉन वाला ही स्टेबल होगा, समझ में आया। तो रिएक्शन में तो ये जरूर चेक कर लेना है। तो ये रिएक्शन हमने दिखाई बेटा, इसमें क्या हो रहा है, CO लिगेंड डिस्प्लेस हो रहा है, या CO लिगेंड सब्स्टिट्यूट हो रहा है, किसके द्वारा, R3P लिगेंड द्वारा, ठीक है, R3P द्वारा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल भी दिखा सकते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देख लो जरा, ये एक रिएक्शन हो गई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चल रही है बेटा ये। अब हमने ये लिया MoCO का होल 6, मोलिब्डेनम हेक्साकार्बोनिल, इसकी यदि रिएक्शन हम पी मतलब पिरीडीन है। पिरीडीन क्या होती है, आपको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में मैंने पढ़ाया है, नाइट्रोजन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है, इसके पास एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के, तो ये पिरीडीन है, तो पी शॉर्ट में लिख दिया। इतना बड़ा स्ट्रक्चर कौन बनाएगा, तो रिएक्शन क्या होगी, एक CO हट जाएगा, एक पिरीडीन एक CO को हटाएगा, एक पिरीडीन बेटा एक CO को हटाएगा, एक CO को हटाया, क्या बचा, PyMO, एक पिरीडीन लग गया, और CO कितने रहेगा बच्चा, कितने, या बता कितने रखूं मैं, ताकि इसकी क्या बैलेंस ही नहीं गड़बड़ाए, 18 इलेक्ट्रॉन ही रहे बैलेंस शेल में, 5 नहीं करूंगा, एक लगा एक हटा, क्योंकि दोनों 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो एक हटेगा तो एक लगना चाहिए। अब दूसरा भी लगा सकता हूं, मान लो दूसरा Py लगाऊं तो दूसरा CO हटाना पड़ेगा, तो बन जाएगा Py का होल ट्वाइस और MO और CO का होल 4,
और भी मैं क्या पी वाई जोड़ सकता हूं, एक पी वाई और जोड़ दो, एक सी और हट जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, पी वाई का होल थ्राइड, एमओ और सीओ का कितना होल थ्राइड। हर जगह देख लेना 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन 18 हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल भी दिखा देता हूं बेटा। सही है। नेक्स्ट है बेटा सीआर सीओ का होल 6। इसकी रिएक्शन में बेंजीन के साथ करवाता हूं, बेंजीन, यहां हम ऐसे ले सकते थे C6H6। बेंजीन लिगेंड की तरह बिहेव करता है बेटा। इसकी हेप्टासिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने दे सकता है, इसकी हेप्टासिटी 6 हो सकती है, 4 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो यहाँ पे हेप्टासिटी का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसका मतलब कितने में CO हटाऊंगा बताओ। यहाँ हेप्टासिटी ईटा बराबर 6 है, ईटा बराबर 6 है, हेप्टासिटी 6 का मतलब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये अकेला बेंजीन 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्रोमियम की बैलेंस सेल में। तो बताइए मुझे यहां से कितने CO निकालने पड़ेंगे। तो सोचिए एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 CO फिर 4 इलेक्ट्रॉन देते हैं, 3 CO 6 इलेक्ट्रॉन देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे इससे मुझे 3 CO निकालने पड़ेंगे, तब बैलेंस हो पाएगी रिएक्शन। यानी कि -3 CO अगर मैं निकालूं तो बन जाएगा हमारा क्या, C6H6 CO, अरे यहां नहीं बनाऊंगा बेटा, इधर बनाऊंगा। कितने CO हटाऊं, 3 CO हटा दिए मैंने, तब एक बेंजीन जुड़ा, मतलब CR CO का होल 3 हटा दिए मैंने, एक बेंजीन जोड़ दूं मैं यहाँ पे C6H6। ईटा यहाँ पे 6 है, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं ईटा 6 C6H6 ये बना। यहाँ पे पहले 18 इलेक्ट्रॉन दिखाऊं, फिर यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्रोमियम 24 होता है, 3D5 4S1, तो बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 और 1 6 बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम की, ठीक है। एक CO कितने देता है, 2 देता है, तो 6 कितने देंगे, 12 देंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, तो 18 इलेक्ट्रॉन गिनवाए आपको। एक बेंजीन कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है CR को, 6, क्योंकि यहाँ पे हेप्टासिटी ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 6 है, प्लस क्रोमियम की बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब 3 CO कितने देंगे, एक CO 2 देता है, तो 3 CO 6 देंगे, तो कितने हो गए 6 3 18, यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए रिएक्शन होगी। तो ये देख लिया हमने बेटा कौन सी, सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल। अब आगे बेटा हम पढ़ने वाले हैं एडिशन रिएक्शंस या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिलेट आयन। दूसरी रिएक्शन पढ़ने वाले हम क्या, एडिशन रिएक्शंस या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिलेट आयन। बस कार्बोनिलेट आयन क्या होता है ये समझ में नहीं आ रहा होगा। योगात्मक अभिक्रियाएं या
फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिलेट आयन, इसका मतलब एडिशन रिएक्शन चाहे कोई सी भी हो उसमें कार्बोनिलेट आयन ही बनता होगा, इसलिए इसका दूसरा नाम ये डाल दिया होगा हमने। मतलब यही तो हुआ बेटा कि कोई भी एडिशन रिएक्शन हो उसमें प्रोडक्ट कार्बोनिलेट आयन ही बनेगा, इसलिए तो हमने फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिलेट आयन कहा है। तो सबसे पहले यह बेहतर होगा कि कार्बोनिलेट आयन को हम समझ लें कि कार्बोनिलेट आयन क्या है। तो बेटा कार्बोनिलेट आयन क्या है, तो कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जिसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, नेगेटिव में आए, -1 हो -2 नेगेटिव में हो, 0 भी नहीं नेगेटिव में, क्योंकि 0 है इन सब की, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा तथा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा हो, तो ऐसी स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज हो बेटा, ऐसी स्पीसीज कार्बोनिलेट आयन ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कार्बोनिलेट आयन ही कहलाएगी, समझे। मतलब ये हुआ बेटा कोई भी वह नेगेटिव चार्ज युक्त, ऋणावेश युक्त ऐसी स्पीसीज जिसमें मेटल की धातु की ऑक्सीकरण अवस्था माइनस में हो और 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा हो, मतलब ये कि नेगेटिव चार्ज हो, ऊपर आयन हो, क्योंकि आयन लिख रखा है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज होना मस्ट है, और 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा हो, तो कोई भी है वो कार्बोनिलेट आयन है, खत्म। सही है। अब देखते हैं बच्चा, देखना यह है कि बेटा ये जो एडिशन रिएक्शन है, तो इसमें लिखेंगे मेटल कार्बोनिल्स, बहुत महान रिएक्शन है बेटा इसकी। मेटल कार्बोनिल्स किसी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मेटल जो जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन त्यागती हो, ऐसी मेटल। अब जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है ऐसी मेटल कौन है बेटा, हमने पढ़ रखा है एस ब्लॉक एलिमेंट, एल्कली मेटल्स या एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, वो एकदम से अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करना चाहती हैं, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करना चाहती हैं, नोबल गैस का स्थायी संरचना प्राप्त करना चाहती हैं, तो वो है एल्कली मेटल्स। वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर ही नोबल गैस बन जाती है, और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर। तो इसका मतलब था मेटल कार्बोनिल्स किसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मेटल्स जैसे एल्कली मेटल्स या एल्केलाइन अर्थ मेटल्स से रिएक्ट होकर क्या बनाती है बेटा, कार्बोनिलेट आयन बनाती हैं। क्या बनाती है, कार्बोनिलेट आयन बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो आप, पहले हम मोनो न्यूक्लियर कार्बोनिल्स में कार्बोनिलेट आयन बनाकर दिखाएंगे, फिर पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स में कार्बोनिलेट आयन बना के दिखाएंगे। देखो जरा, यह है आपका मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल FeCO का होल 5। अब मैंने कोई एल्कली मेटल ली, एल्कली मेटल या एल्केलाइन अर्थ, अब इतना लंबा कौन लिखे बेटा, समझ जाओ, एल्कली मेटल या एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल लिए, जैसे मैंने सोडियम ले लिया,
तो क्या होगा, तो ये होगा FeCO का होल 4, ये बना। अब सोचिए बेटा, एक CO हटाए यहां से, एक CO हटाए यहां से, अब 18 इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा, एक CO हट गया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए मेटल को मिलने वाले। जब 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो मेटल क्या करना चाहिए, मेटल अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को घटाएगी, घटाएगी कितना, दो घटा लेगी, 2 घटाकर अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को -2 कर देगी, ये कर दिया। FeCO का होल 4 -2। अब ये क्या है, एक चार्ज, एक ऋणावेशित स्पीसीज है जो 18 इलेक्ट्रॉन रोल को फॉलो भी कर रही है। देखो जरा, आयरन बेटा क्या, आयरन क्या है, 8 + 8 + 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, ये 8 16 और 2 18, तो यहां पे 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। एक क्या निकला होगा, एक CO निकला, तो ये बनता है आपका कार्बोनिलेट आयन, कार्बोनिलेट आयन, कार्बोनिलेट आयन, ठीक है बेटा, ये बन गया। ये तो था मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स, कैसे कार्बोनिलेट आयन बना रहे हैं। अब जहां कोई सा भी कार्बोनिलेट आयन बना सकते हैं, हम क्रोमियम का बना के दिखाते हैं बेटा, चिंता नहीं करो। CrCO का होल 6, एल्कली मेटल्स, सोडियम ले लिया तो क्या बन करेगा, CrCO का होल 5, एक CO हटाए, इसका मतलब 2 चार्ज छोड़ के जाएगा, तभी बैलेंस, तभी 18 इलेक्ट्रॉन बन पाएंगे। एक CO निकाल दिया हमने, यहां पे भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ये भी क्या है, कार्बोनिलेट आयन। तो मोनोन्यूक्लियर में हमने देख लिया किस प्रकार कार्बोनिलेट आयन बन रहा है। अब देखते हैं हम डाइन्यूक्लियर, टेट्रान्यूक्लियर, यानी कि हम कह सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में पॉलीन्यूक्लियर, कार्बोनिल्स किस तरह से कार्बोनिलेट आयन बनाते हैं, ठीक है। देखो जरा, Fe2, अब ये कैसे बनाएगा, Fe2CO का होल 9 होता है। किसी एल्कली मेटल, सोडियम या किसी एल्कलाइन अर्थ मेटल, कोई सी भी ले लो, सबसे पहले इसे 2 बराबर भागों में बांटो, 2 बराबर भागों में बांटने के बाद हमें ये मिलेगा FeCO का होल 4, दूसरा FeCO का होल 4। ऐसा नहीं कर सकते एक के साथ 5 एक के साथ 4, आधा आधा बराबर भागों में बांट दिया। अब आवेश कितना है बेटा, आवेश कितना है, ये जरूर याद रखना है। तो देखो आवेश यहां से पता चल जाएगा, 8 और 8 और 8 ये दे रहा 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 नेगेटिव चार्ज लगाना पड़ेगा मुझे इस पे भी कितना लगाना पड़ेगा, 4, ये 4 है FeCO का 4, इसके पास भी -2 चार्ज लगाना पड़ेगा। ये क्या है, कार्बोनिलेट आयन बना, कार्बोनिलेट आयन, एक CO निकल गया +1 CO, ये निकल गया, ठीक है। हमने ये देख लिया डाइन्यूक्लियर कार्बोनिल्स भी किस तरह से कार्बोनिलेट आयन बना रहे हैं। अब देखो जरा एक और एग्जांपल, ये Mn2 पूरा मिटा दो, 1 सेकंड, मजा नहीं आ रहा बेटा, रिएक्शन करने में मजा नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा बेटा। एक एग्जांपल हमने ये ले लिया है, Mn2CO का होल 10, कैसे मैं एल्कली मेटल ऐड करूंगा तो क्या होगा, एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो इसे 2 बराबर भागों में तोड़ना है। MnCO का होल 5, Mn ऐसे है, ये CO का होल 5, इसी तरह से तो है, यहां से तोड़ दो बस खत्म। एक बॉन्ड तोड़ रहे हैं, मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसके पास जाएगा एक इसके पास चला जाएगा, खत्म। यानी कि ये बन जाएगा MnCO का होल 5, एक बॉन्ड टूटा है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इस पे, MnCO का होल 5, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, आप देख लेना, 3d5 4s2, 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंस शेल में 7
और 5 दूनी 10, 10 7 17 और 1 18, इसमें भी 7 10 17 17 और 1 18, खत्म। तो बेटा ये भी क्या है, कार्बोनिलेट आयन है, कार्बोनिलेट आयन है, निगेटिव चार्ज है और 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन इसकी बैलेंस शेल में, तो ये क्या है, कार्बोनिलेट आयन। समझ में आया, ये भी कार्बोनिलेट आयन हो गया। तो इस तरह से देखा बेटा हमने कार्बोनिलेट आयन बना के। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आगे देखते हैं क्या होता है।